हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से आज एक बात कहना चाहता हूं माय डियर। देखिए, मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, 100 दिनों में आपका फुल सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं मॉर्निंग के अंदर, और इसके साथ साथ हर रोज़ शाम को ऑब्जेक्टिव की क्लास आपकी जैसे आ रही है वैसे ही आती रहेगी माय डियर। तो ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल क्लास अलग से चल रही है और पूरा फुल सिलेबस के लिए आपका सब्जेक्टिव क्लास सुबह में अलग चल रहा है माय डियर। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री माय डियर। यूट्यूब पर आपसे कोई एक पैसा नहीं लिया जा रहा है माय डियर, सब कुछ फ्री है माय डियर। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ भी अपने यहाँ पढ़ रहे होंगे, किसी भी कोचिंग में आप फिजिक्स के लिए कम से कम 5,000 से लेके 8,000 रुपये तक माय डियर दे रहे होंगे माय डियर, और यहाँ आपके लिए सब कुछ फ्री है। तो बस ये मैं कहना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप हर कोई वीडियो देखने के बाद माय डियर शेयर जरूर कीजिए माय डियर। कि आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो मैं शिक्षा आपको दे रहा हूँ उसकी गुरु दक्षिणा के बदले जो है आप बस वीडियो शेयर कर दीजिए माय डियर, बस मुझे इतना ही चाहिए। और साथ साथ में आप अपनी शानदार प्रिपरेशन करने के साथ मुझे 80+ मार्क्स ला करके भी दीजिए माय डियर। आपका जरूर मार्क्स आएगा अगर आप सुबह और शाम दोनों वीडियो बस 2 घंटे, हर रोज 2 घंटे माय डियर अगर आप देते हैं आप फिजिक्स के लिए, तो यकीन मानिए आप शानदार रिजल्ट लेकर के आने वाले हैं। अगर एनालिसिस कीजिए माय डियर, तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टोटल 15 क्लास है माय डियर। अगर आप सब कुछ ले लेंगे तो 15 क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं, तो 15 घंटे उधर मान लीजिए, और अगर 8 लेक्चर आ रहे हैं तो 8 दूना 16, यानी 3 घंटे लगभग ऑब्जेक्टिव के हो गए। तो 15 घंटे और 3 घंटे 18 घंटे हो गए। सिर्फ 18 घंटों में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का सारा क्लास, यानी कि 18 घंटे, अगर एक दिन में 9 घंटे अगर आप पढ़ाई करें तो 2 दिनों में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूरी तरह से माय डियर, पूरा सब्जेक्टिव और पूरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ 2 दिनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर चुके होंगे। और अगर वैसे आप देखेंगे 2 दिनों के हिसाब से अगर आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं तो 10 दूना 20 दिनों के अंदर 20 दिनों में आप पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे माय डियर। अगर आपके पास 100 दिन लगभग आपके एग्जाम में बचे हैं तो टोटल आपको केवल 20 दिन सिर्फ फिजिक्स के लिए देना है, बाकी 80 दिन आप केमिस्ट्री मैथ बायो के लिए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर। सभी के सभी स्टूडेंट्स का 80+ मार्क्स जरूर आएगा। बस मैं जितना कह रहा हूं उतना कीजिए, एक बार समय बीत जाएगा माय डियर फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी समय है, बात को समझिए, और जितना मैं बता रहा हूं सुबह में और शाम को जो वीडियो आ रही है दोनों देखिए। मॉर्निंग वाले वीडियो का नोट्स जरूर बनाइए माय डियर, वही नोट्स का रिवीजन आपको बार बार करना है माय डियर। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और वीडियो शेयर जरूर कीजिए माय डियर। चलिए आज की क्लास में अगेन जो हमने लास्ट क्लास देखा था माय डियर, उसमें हम लोग कैपेसिटर का क्वेश्चंस कर रहे थे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड माय डियर, उसी को हम लोग आज भी कंटिन्यू करते हैं माय डियर। आज जो है माय डियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट ऑब्जेक्टिव सेशन होने वाला है माय डियर। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं माय डियर। आज हमारा दे रखा है, फिर से एक सर्किट दे रखा है और पूछा जा रहा है कि समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा माय डियर। तो अगर हमें इस क्वेश्चन है माय डियर तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है माय डियर। मैं ये कहूंगा और पहली बार कहूंगा कि सर देखिए कुछ ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक बात को समझिए, नॉर्मली हम सभी लोग यही जानते हैं कि जो है सब्जेक्टिव अगर हम पढ़ेंगे, पर थ्योरी पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा, हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे माय डियर। लेकिन यकीन मानिए कुछ ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जहां से थ्योरी का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है माय डियर। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जहां जिसका रिजल्ट हमें याद करना रहता है, एक थ्योरी के रूप में याद करना पड़ता है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स स्टैंडर्ड होते हैं और उनका जो रिजल्ट अगर आपको याद है तो बहुत सारे उनके बेसिस पे क्वेश्चंस करने में आपको बहुत सहूलियत होती है। तो फिजिक्स में कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कि 11th क्लास में बात करेंगे हम लोग, तो 11th में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं वर्क पावर और एनएलएम के अंदर और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जहां से न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को हम लोग याद रखते हैं और उस कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आईआईटी जेईई के सोल्व कर लेते हैं आसानी से माय डियर। तो इसी तरीके का हमारा ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल स्टैंडर्ड है माय डियर। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पढ़े हैं माय डियर, हमने तो बिल्कुल पढ़ा दिया है
करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीट स्टोन ब्रिज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है माय डियर। और हीट स्टोन ब्रिज कहता है कि अगर ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे के दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल है, आपस में रेशियो दोनों का इक्वल है, तो बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। ये उल्टा बात मैं आपको कह रहा हूं, वहां पे होता है कि अगर करंट फ्लो नहीं होता है तो रेशियो बराबर है, लेकिन क्वेश्चन करने में हम लोग उल्टा मानते हैं। हम ऊपर में रेशियो और नीचे का रेशियो चेक करते हैं, अगर ऐसा है तो बोलेंगे कि बीच में करंट नहीं जा रहा होगा, हम ये मानते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट उसका उल्टा था, करंट अगर नहीं जा रहा है तो ऊपर और नीचे का रेशियो बराबर होता है। लेकिन जब न्यूमेरिकल हम क्वेश्चन करते हैं माय डियर, तो हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना है कि ऊपर का रेशियो नीचे का दोनों का रेशियो अगर बराबर है तो इसका मतलब बीच में करंट नहीं जाएगा। वो रेजिस्टेंस के लिए वो लॉ दिया गया, लेकिन वो लॉ कैपेसिटर में भी पूरी तरह से लागू होता है माय डियर। जरा देखेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट की बात करते हैं और कैपेसिटर यानी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, तो इसमें हम लोग चार्ज की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग जरा देखेंगे, जरा देखिए ध्यान से देखिए माय डियर, ये जो 5 माइक्रोफैराड दे रखा है इसको आप भूल जाइए, बस ये अरेंजमेंट आप देखेंगे माय डियर, सिर्फ ये अरेंजमेंट देखेंगे। ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। आया बात समझ में माय डियर? तो ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो देखेंगे, बोला सर 5/5, बोला कितना है, 1 हो जाएगा। और नीचे के दोनों का रेशियो, कैपेसिटर है सॉरी, तो ऊपर के दोनों कैपेसिटर का रेशियो 5/5 1 हो गया, और नीचे के दोनों का, बोला सर 5/5 1 हो गया। अगर ऐसा है तो जो बीच में बचा, बोला सर बीच में कौन हुआ, अच्छा वीडियो पोस्ट करके अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में 4-5 दिन के बाद इसका PDF आपको मिल जाएगा। जरा देखेंगे, ये जो बीच में आपका दे रखा है 10 माइक्रोफैराड, फिर इसका कोई काम नहीं है अगर हम हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे तो माय डियर। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट आपको एकदम याद रखना है माय डियर। देखिए क्या कहता है, 5/5 बोला सर 1, और ये 5/5 बोला सर 1। अगर ऐसा हो गया कि ऊपर का रेशियो नीचे के रेशियो के बराबर हो गया माय डियर, इसका मतलब जो बीच में आपका ये 10 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड न होकर के 50 माइक्रोफैराड हो, 1 लाख माइक्रोफैराड हो, 1 करोड़ माइक्रोफैराड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें हमारा चार्ज जाएगा ही नहीं। ये हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कहता है। इसका मतलब ये डमी पार्ट है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। जब इसमें कोई चार्ज जाएगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे माय डियर, इसको हम लोग मिटा लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, मिटा लेंगे। भाई चार्ज जा ही नहीं रहा तो उसका यूज ही नहीं है। जब चार्ज स्टोर ही, भाई चार्ज कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज ही स्टोर करते हैं माय डियर, और जब उसमें चार्ज जा ही नहीं रहा तो स्टोर कहां से करेगा, बोला नहीं करेगा, तो हटा दीजिए, काम ही क्या है। बोला सर हटा दिया, ये देखिए हटा दिया, और हटा दिया तो ये देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया माय डियर। यहां से जो भी चार्ज जाएगा वो यहां पे बट जाएगा, और यहाँ पे जैसे बटेगा आप देखेंगे कि ऊपर में जो चार्ज जाएगा वहीं चार्ज यहाँ जा रहा है, और नीचे में जो चार्ज जा रहा है वहीं यहाँ जा रहा है। इसका मतलब कि ऊपर का दोनों आपस में सीरीज हो गया और नीचे में आपस में दोनों सीरीज। बोला सर क्यों सीरीज हो गया, क्योंकि चार्ज सेम तो सीरीज कॉम्बिनेशन। चार्ज क्यों सेम, क्योंकि जो ये यहाँ से चार्ज जाएगा देखिए उसके पास एक ही रास्ता है, यहाँ से भी जो चार्ज जाएगा वही रास्ता फॉलो करता हुआ यहाँ फॉलो करता हुआ पहुंच जाएगा। बोला ऊपर में दोनों में सेम चार्ज, नीचे में दोनों में सेम चार्ज, तो दोनों कैसे हो गए, बोला ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, लेकिन ये आपस में इनका कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल में है, समानांतर में है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बट जा रहा है। तो ये दोनों और ये दोनों ये आपस में क्या है, समानांतर में है, पैरेलल में है। तो बोला सर 5/5 है तो आधा कितना हो जाएगा, बोला 5/2, और इसका कितना हो जाएगा 5/5 का आधा कितना हो जाएगा 5/2। बोला आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवा रखा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटी सेम हो तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं C/N से। बोला C 5 है और नंबर कितना है 2, तो 5/2 2.5 हो जाएगा। बोला सर ये कितना हो जाएगा, ये भी 2.5, और ये 2.5 और ये 2.5, ये और 2.5 और ये 2.5, ये आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में सर डायरेक्टली जोड़ देते हैं, क्या करते हैं डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो ये 2.5 और ये 2.5 आपस में जुटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा माय डियर, कितना हो जाएगा 5।
इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, हीट स्टोन ब्रिज है। अगर हमसे ये 5 माइक्रोफैराड नहीं दिया होता और हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछता तो हम इसका आंसर टिक कर देते 5, यानी कि शॉर्ट ट्रिक। यहां देखेंगे, यहां देखिए शॉर्ट ट्रिक माय डियर, यहां देखेंगे माय डियर शॉर्ट ट्रिक। अगर हमसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता ऐसे, हम देखते सर 5 दिया है, ऊपर में भी नीचे में 5 दिया है, बात खत्म, आंसर 5। याद रखिए, ट्रिक याद रखिए। जैसे हमें हीट स्टोन ब्रिज के टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, ऊपर का रेशियो नीचे के रेशियो के बराबर दिखेगा, आंसर वहीं टिक कर देंगे माय डियर। क्या कर देंगे? वहीं टिक। अगर सेम दे रखा है तो अगर 5 है 5 है 5 है 5 है तो आंसर कितना होगा बोला सर 5। अगर ये 10 10 है 10 10 है, आंसर कितना होगा 10। 100 100 है तो आंसर कितना होगा 100 माइक्रोफैराड। याद रखेंगे माय डियर ये कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट टिक करेंगे आप क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो। बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये 5 5 का रेस अगर दे रखा है तो आंसर कितना होगा? बोला 5। लेकिन सर इसका ना आंसर 5 होगा। क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी यहां एक और कैपेसिटर दे रखा है जिसकी कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड होती है। तो बोला सर ये पूरा मिलके हो गया कितना? 5। तो हटा दीजिए सबको हटा के क्या लिख देंगे? एक कैपेसिटर लगाइए सबको हटा के। बोला कितने का? 5। और ये बगल में बचा हुआ है कौन? एक और कैपेसिटर। तो बोला सर ये भी 5 और ये भी 5, ये दोनों में अब किस में दिख रहा है? बोला सर सीरीज में दिख रहा है। और सीरीज में जब कैपेसिटी सेम हो तो अभी तो बताए हैं, क्या कर दीजिए? n से भाग कर दीजिए, यानी कि 5/2। कितना कैपेसिटर है? 2 है, तो 5/2 आंसर कितना हो जाएगा? 5/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट शानदार कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे माय डियर। सेम क्वेश्चन जो है, अगर मैं इसमें कैपेसिटर के जगह पे रेजिस्टेंस लगा देता, सेम आंसर होता। रेजिस्टेंस लगा दूं अगर कैपेसिटर के जगह पे, सेम टू सेम आंसर आएगा माय डियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी दे रखी है 1 माइक्रोफैराड और उसका रेडियस पूछा जा रहा है। देखिए अगर हमसे कुछ भी नहीं कहा जाए कि कौन सा कैपेसिटर है तो हम हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेडियस निकालना है। तो सर पैरेलल प्लेट में तो कोई रेडियस नहीं होगा, क्योंकि प्लेट की रेडियस तो इन्फिनाइट होती है, क्योंकि फ्लैट है। अगर कोई भी प्लेन है तो प्लेन की रेडियस कितनी होगी? बोला सर इन्फिनाइट होती है। तो बोला सर यहाँ तो रेडियस पूछा जा रहा है। तो बोला अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब हम एक और टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला सर हमारे पास अवेलेबल होता है, वो होता है 4πε0 × r। ये हमारा स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी होती है। तो हम उसको क्या मानेंगे? बोला सर स्फेरिकल कंडक्टर मानेंगे। और इसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? सर 1 दे रखी है, यानी कि C की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोफैराड। बोला सर ये 4πε0 इधर आएगा तो क्या कर जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। ये पूरा आएगा 1 के नीचे डिवाइड, तो सर r = क्या हो जाएगा? सर 1/4πε0। और ये 1 कितना है? बोला सर माइक्रोफैराड है ना, तो इसका 10⁻⁻6 भी लगा दीजिए, साथ में 10⁻⁻6 भी लगा दीजिए, यहाँ 10⁻⁻6 भी लगा दीजिए। बोला सर कोई दिक्कत नहीं है हमें। सर हम ये तो जानते हैं, कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू सर फिक्स है, कि यही तो के कांस्टेंट है क्यों कूलम्स लॉ में, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। इस कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है। बोला सर बिल्कुल। और ये रहा 10 के पावर जो -6 था, वो 10 के पावर -6 लगा दिया। बोला सर क्या हो गया? +9 और -6। बोला पावर कितना बचा? 3 बचा, यानी कि 9 × 10 का पावर 3। बोला सर ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बोला ऐसा नहीं दे रखा है ऑप्शन में, लेकिन दे रखा है किलोमीटर। ये हमारा ऐसा यूनिट आएगा, रेडियस मीटर में आएगा, इतना मीटर आएगा, लेकिन इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10 के पावर 3 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 किलोमीटर बदल जाएगा, तो 9 किलोमीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 9 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है माय डियर, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है नहीं माय डियर, क्योंकि 9 किलोमीटर का रेडियस तो कोई स्फीयर का हम लोग बना ही नहीं सकते हैं माय डियर। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, पर जस्ट कैलकुलेशन के लिए है। नोट कर लेंगे, अगर लिखना हो तो। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3rd नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं माय डियर। थोड़ी सी लाइटिंग ज़्यादा है, सनलाइट काफ़ी ज़्यादा कमरे में आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ का कुछ हिस्सा चमक रहा हो। मैं पढ़ के समझा दूंगा आपको, ठीक है। देखिए ये जो है क्वेश्चन दे रखा है वापस से सर्किट का, और यह सर्किट का हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन है ये सर्किट का, और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। यानी इतना ही क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं सर्किट का। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए करवा दे रहा हूँ।
इस क्वेश्चन में आपको दे रखा और फिर से पूछा जा रहा है कि सर समतुल्य धारिता बताइए। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए और कैपेसिटर का पहले से एक सेशन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पहले से एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इतना सब देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा सर्किट का जो आप आसानी से सॉल्व ना कर पाए माय डियर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बोला इक्विवेलेंट निकालना है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। यहाँ से हम लोग चार्ज को भेजेंगे, जैसे चार्ज जाएगा यहाँ चार्ज दो हिस्सों में बंट जाएगा, यहाँ Q1 और यहाँ Q2 आ जाएगा। बोला सर Q1 यहाँ जैसे जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, फिर से बट जाएगा दो पार्ट में। तो बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, Q1 यहाँ गया तो मान लेते हैं यहाँ Q3 चला गया। अब Q2 यहाँ से आएगा इधर माय डियर और यहाँ से आपका क्या आ जाए, बोला सर जो Q3 माइनस Q1 हो सकता है आपको नहीं दिखे, मैं इधर और बड़ा करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। Q3 माइनस Q1 या उल्टा कर लीजिए Q1 माइनस Q3। आया बात समझ में आइडिया। देखिए यहाँ से Q1 गया, जैसे यहाँ जाएगा वैसे बट जाएगा। कुछ Q3 मान लीजिए इधर चला गया और जो गया था उसमें से कुछ इधर गया तो बचा हुआ कहाँ आएगा, नीचे। ध्यान से समझिए इस बात को। यहाँ से Q1 यहाँ गया है और यहाँ से Q3 इधर चला गया तो जो बच जाएगा वो नीचे आ जाएगा। तो जो Q1 गया था उसी में से ना Q3 निकल गया है तो बचेगा कितना, तो बोला सर Q1 माइनस Q3 वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यहाँ आ गया Q1 माइनस Q3, यहाँ से जाएगा Q2 मिल जाएगा और मिल करके कितना बना लेगा माय डियर, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 इतना बना लेगा। और ये कहाँ पहुँचेगा, बोला सर इसमें पहुँचेगा और Q3 इधर से और इधर से दोनों आकर के मिलेंगे तो क्या मिल जाएगा, Q3 से Q3 कट जाएगा, Q3 माइनस का Q3 प्लस का, बचेगा क्या सर Q1 प्लस Q2। क्या बचेगा Q1 प्लस Q2, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा आउटपुट पे Q1 प्लस Q2। और माय डियर ये Q1 प्लस Q2 यही तो हमारा क्या है, Q है, यही तो क्या है, Q है। इसका मतलब जितना चार्ज हमने दिया उतना चार्ज हमें मिल गया है। अगर इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है तो आप वैसे भी समझ सकते थे बिना ड्रॉ किए हुए कि सर यहाँ से चार्ज जाएगा तो चार्ज दो भाग में बट जाएगा, जो चार्ज यहाँ जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, ब्रांच। जहाँ ब्रांच मिलता चला जाएगा माय डियर, रास्ता बढ़ता चला जाएगा, वहाँ चार्ज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता चला जाएगा सर्किट के अंदर। बोला सर क्या देख रहे हैं हम, सर ये देख रहे हैं कि इसमें दूसरा चार्ज है, इसमें दूसरा चार्ज है, तो ये दोनों आपस में किस में हो गए, बोला सर पैरेलल में हैं, क्योंकि इसमें तो Q3 जा रहा है और इसमें Q1 माइनस Q3 जा रहा है। तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में किस में है माय डियर, पैरेलल में, क्योंकि इसमें चार्ज Q3 और इसमें Q1 माइनस Q3, तो दोनों में चार्ज माय डियर क्या है, अलग अलग है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोला सर पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, बोला सर डायरेक्टली जोड़ देते हैं, सीधे सीधी जोड़ देते हैं। तो एक में एक जोड़ेंगे, सर बोला कितना हो जाएगा, दो। तो बोला सर एक नया सर्किट बनाइए, एक नया सर्किट बनाइए, क्या बनेगा माय डियर, देखेंगे यहाँ पे क्या है 1 माइक्रोफैराड। बोला सर बिल्कुल, और ये 1 प्लस 1 मिलके कितना हो गया है, बोला सर 2 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोला नीचे में सर क्या है, ये 2 खत्म हो गया, एक यहाँ पे बच गया है 2, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ एक बना लीजिए 2, ये रहा 1, ये रहा 1 सर, और ये दोनों मिलकर के क्या बना लिए हैं, बोला सर पैरेलल में थे तो जोड़ दिया 2 हो गया, और नीचे में कौन बैठा है, बोला सर 2, ये रहा बाहर। बोला सर नया सर्किट बन गया हमारा ये। अब क्या देखेंगे सर, अब हम तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। बोला सर यहाँ चार्ज जो भी जाएगा चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा, और जो चार्ज बटेगा यहाँ पे तो कुछ चार्ज इधर गया कुछ चार्ज इधर आ गया, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, क्यू बना लेगा। तो बोला ये दोनों में, ऊपर के दोनों में सेम लाइन है, एक लाइन दिख रही है, और एक लाइन में जितने भी कैपेसिटर होंगे सब सीरीज में माय डियर। इसका मतलब 1 और 2 आपस में किस में है, सीरीज में। किस में है, सीरीज में। और सर अगर सीरीज का क्वेश्चन अगर हमको निकालना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमारे पास दो का निकालने का फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी एक में 2 से गुना करेंगे और एक में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 अपॉन 3, यानी कितना हो जाएगा इससे इक्विवेलेंट 2/3 माइक्रोफैराड। कितना हो जाएगा 2/3, किसका, इन दोनों का। इन दोनों का कितना हो जाएगा 2/3 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही कैपेसिटर है, सिर्फ 2 कैपेसिटर है, तो हमारा इक्विवेलेंट निकालना है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज कर लेते हैं। बोला सर बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर का हमारा एक कैपेसिटर आ गया और नीचे में भी एक कैपेसिटर। माय डियर आया बात समझ में, ये रहा।
तो ऊपर में एक और दो यहाँ देखिए मिलकर कितना हो गया है, बोला सर 2/3 हो गया है। और नीचे में कितना है, बोला सर 2 है। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, बोला सर ब्रांचेज में दिख रहे हैं, यानी कि ये पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या करते हैं सर, इक्विवेलेंट में डायरेक्टली जोड़ देते हैं, यानी कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। यहाँ पे 2 में 2/3 को जोड़ दीजिए, 3 दूना 6 2 8, 8/3 माइक्रोफराड। कहाँ दे रखा है 8/3 माइक्रोफराड, ये रहा सर हमारा आंसर, करेक्ट आंसर। तो आप ब्रांच को सोल्व करना सीखिए, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, घबराने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल। आपको सिर्फ 4 कैपेसिटर दे रखा है और बोला कि ऊपर वाला दोनों आपस में एक सीरीज में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो डायरेक्टली जोड़ दीजिए। एक में एक जोड़ दिया, बोला 2 हो गया, और ये एक वैसे रह गया, नीचे का 2 वैसे रह गया। अब क्या देख रहे हैं कि सर ऊपर में दोनों सेम लाइन पे है, यानी कि दोनों क्या है सीरीज में, तो इन 1 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालिए। तो सीरीज के लिए हमने यहाँ लगा दिया, 1 2 के लिए 2/3 मिल गया, तो इन दोनों को हटा करके 2/3 लगा दिया, और ये 2 नीचे का नीचे रह गया। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में हो गए तो इन दोनों को हटाइएगा तो एक ही ना कैपेसिटर लगाएंगे। कितनी कैपेसिटी होगी, 8/3 की। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 8/3 माइक्रोफैराड। शानदार क्वेश्चन था। अब देखेंगे ये क्वेश्चन माय डियर, ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, और शानदार क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखेंगे। इसका हिंदी मैंने ऊपर में लिख दिया है, क्योंकि स्पेस नीचे लिखता तो मिट जाता, आपको दिखता नहीं माय डियर, इसलिए मैंने ऊपर में हिंदी लिख रखा है इस क्वेश्चन का। मैं पढ़ के बता रहा हूं क्या क्वेश्चन में कह रहा है। कह रहा है कि 2 कैपेसिटर हैं, 2 संधारित्र हैं, और दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी समान है माय डियर। यानी ध्यान से समझेंगे, 2 कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर। मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाला मिटा देता हूं। अगर आप किसी को लिखना होगा तो मैं हट गया हूं, वीडियो पॉज करके लिख लेगा। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन माय डियर मिटा देता हूं इसको समझाने के लिए, क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है माय डियर, देखिए अब इस बात को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कैपेसिटर है सर, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा। तो इस एक कैपेसिटर में कितने प्लेट, बोला सर 2 प्लेट होता है। ये भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, मैं आपको क्लास करवा चुका हूं माय डियर। जरा देखेंगे, इसके बीच की जो दूरी है d, वो भी इसके बीच की दूरी है। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि 2 संधारित्रों के प्लेटों की बीच की दूरी समान है, यानी कि इसके अगर d है तो इसका भी क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है, बोला सर C1, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, बोला C2 है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, लेकिन C2 के प्लेटों का क्षेत्रफल C1 से ज्यादा है। इस बात को समझिए क्या कह रहा है, यानी कि जो C2 है, यानी कि जो ये है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। इसका जो एरिया है, इसका एरिया अगर A2 है वो ज्यादा है किससे, C1 से। तो C1 का एरिया कितना है, मान लीजिए A1 है, तो A2 का मान A1 से ज्यादा है। ये हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है प्लेट का A2, वो ज्यादा बड़ा है किससे, A1 से। तो बोला जैसे दिमाग में ये क्वेश्चन आया वैसे आपको सोचना चाहिए कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कैपेसिटी का, ये कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड करती है माय डियर, किस पर डिपेंड करती है। बोला सर सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेस, यानी कि कितना ज्यादा बड़ा उसका एरिया है, उस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब सर आप समझ सकते हैं कि अगर C2 का एरिया बड़ा है तो ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा, यानी कि C2 की जो कैपेसिटी होगी वो C1 से क्या होगी, ज्यादा। बोला सर क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, और कैपेसिटी सिर्फ एरिया पे डिपेंड कर रहा है माय डियर। तो बोला एरिया अगर इसका ज्यादा है तो इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। पहली बात दिमाग में क्लिक कर गई। आगे चलते हैं, कहता है तो कौन सी लाइन C1 को दर्शाती है। अगर C1 को आपसे पूछा जा रहा है कि A और B जो दे रखा है लाइन, ये A और B में कौन C1 है, आ रहा है बात समझ में। इसका मतलब सर ध्यान दीजिए कि C1 वो होगा जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, कम। C1 वो होगा जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, कम। तो बोला सर अगर कैपेसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो वो होता है C=Q/V। हम लोग तो ये लिखते हैं। इसका मतलब जिसकी कैपेसिटी किसकी कम होगी, अगर जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसका कैपेसिटी कम होगा, जिसका Q/V क्या हो, कम। यानी कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम का रेशियो जो है जिसका कम है उसका कैपेसिटी कम है। आ रहा बात समझ में। यानी कि अगर आप ग्राफ देखें ना, इक्वेशन देखिए, स्ट्रेट लाइन की ग्राफ, आप लोग माय डियर होशियार हैं, कोई दिक्कत है नहीं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c होती है माय डियर। ये तो ये जो m होता है स्लोप होता है माय डियर।
तो स्लोप की डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो स्लोप अगर की सी कांस्टेंट आप हटा भी दें तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है y/x होता है माय डियर। स्लोप क्या होता है y/x, यानी y पे अगर वैल्यू ज्यादा है तो स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी। आ रहा है बात समझ में? तो हमें स्लोप की देखना है। आप ध्यान से देखते तो सर यहां पे ये रहा, ये रहा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, शानदार क्वेश्चन है माय डियर। ये देखेंगे, ये जो देखेंगे ए पहुंच गया यहां पे, यानी ए के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज की वैल्यू इतनी होगी, इतनी चार्ज होगी, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो चार्ज की वैल्यू इतनी सी होगी। यानी ए के लिए चार्ज ज्यादा है, तो जिसके लिए चार्ज का ज्यादा है उसकी कैपेसिटी का रेशियो भी हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक्चुअल में नहीं होता है लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देने वाले हैं। तो क्या होगा अगर इस चार्ज इतना ज्यादा है और वोल्टेज हमारा, पोटेंशियल हमारा इतना है ए के लिए, तो हम क्या देख रहे हैं, चार्ज ज्यादा तो Q/V क्या होगा, ज्यादा। और किसका Q/V ज्यादा है माय डियर, कैपेसिटी किसका ज्यादा है, बोला सर C2 का ज्यादा है। यानी कि ये ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, C2 के रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसका चार्ज/V, चार्ज इतना है ए के लिए और बी के लिए चार्ज इतनी है। आ रहा है बात समझ में माय डियर? ए जो है वो ज़्यादा कैपेसिटी है उसकी है, उसका चार्ज ज़्यादा स्टोर कर रहा है। क्वेश्चन में सारा कुछ मेंशन है हमको माय डियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बी होगा उसका चार्ज बाई वॉल्यूम, बी का चार्ज तो इतना ही है और इसके लिए पोटेंशियल कितना है माय डियर, पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, पोटेंशियल भी ज़्यादा और चार्ज भी कम। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला सर C1 को। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि C1 कौन सी लाइन C1 को बता रही है, तो बोला सर कौन सी लाइन बता रही है, B बता रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, B हो जाता। हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने आपको नहीं दे रखा है ऑप्शन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सीबीएसई एग्जाम के अंदर पूछा हुआ शानदार क्वेश्चन था, मैंने आपको करवा दिया। तो आज के ऑब्जेक्टिव क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और यही था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माय डियर, जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। थ्योरी वाली क्लासेस तो ऑलरेडी 1 महीने पहले हो चुकी है आपकी, और जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस ये चल रहा था आपका, ये 8 क्लास ऑब्जेक्टिव का हुआ जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आज की वीडियो के बाद 1 दिन का गैप होगा माय डियर। आज की जो वीडियो है इसके बाद, यानी कल आपका कोई वीडियो ऑब्जेक्टिव का नहीं आएगा। कल मैं आपको बिल्कुल फ्री छोड़ देता हूं कि आप 8 दिनों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको वापस से एक बार देख करके रिवाइज कर लीजिए चीज़ों को। नेक्स्ट डे से 1 दिन छोड़ करके करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और जितना भी क्वेश्चन इसमें करवाया है 4 या 5 दिन के अंदर आपको व्हाट्सएप पे ये जो ग्रुप बना हुआ है इस चैनल का, वहाँ पे माय डियर आपको इसका PDF भी दे दूंगा, जो हैंड रिटन PDF होगा। चलिए माय डियर, मिलते हैं अगले क्लास में।